ओमेगा दलहन क्लब में आपका स्वागत है। आइए हम आज आपको पढ़ाएंगे क्या क्लास 10th की मैथ। मैथ का पहला चैप्टर क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हमारे बोर्ड में 5 नंबर की आती है। इस चैप्टर से टोटल प्रश्न आपको 5 नंबर की देखने को मिलेंगे। ये हमारे एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। इसके अंदर क्या है? वास्तविक संख्या पद्धति के अंदर क्या है? वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर हमें पढ़ना क्या पड़ेगा? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। खासतौर पर हमें ये संख्याएं सारी पढ़नी होंगी। पूरे चैप्टर के अंदर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये संख्याएं ज़्यादा पढ़नी होंगी। आइए हम आपको कुछ संख्याओं के बारे में बताते हैं। जैसे कि संख्याएं बहुत सारे प्रकार के होते हैं। जैसे हम पहली संख्या स्टार्ट करते हैं। पहली क्या? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जहाँ से हम गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यह तो हम ऐसे ही कह सकते हैं, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं। मतलब हम जहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। आप काउंटिंग करना कहाँ से स्टार्ट करते हैं? एक से। देखिए जैसे मान लीजिए कोई क्या है? संख्या रेखा है। यह संख्या रेखा क्या होता है? 0। ये मान लीजिए क्या है? अनंत है। और ये क्या है? माइनस इन्फिनिटी तक है। तो क्या होता है? वे संख्या जो एक से शुरू होकर हम एक से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक आप काउंटिंग कर सकते हैं, वही क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। एंड जो अंतर। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? वे संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। फिर से करता हूँ, वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन। अब प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है क्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। हमारी प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से। अगर इसमें हम क्या कर लें? 0 को भी ऐड कर लें तो इसे हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। यदि हम प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर लें तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? 0 से। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। हो गया इतना। अब आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आप बताइए क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? ये दे रहा हूँ प्रश्न। क्या प्रत्येक संख्या, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? आप उसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम उसका लिख सकते हैं क्या? पूर्णांक संख्या। थर्ड में क्या आता है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? मतलब जिनमें सभी संख्याएं क्या हो जाए? शामिल हो जाए, उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। यानी कि वे संख्या जो माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की हो। यानी फिर से बताता हूँ, वे संख्याएं जो माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच की होती है उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 और इंक्लूडिंग 0 भी। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये सभी संख्या क्या है? हमारी पूर्णांक। ये सभी क्या है? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक को भी दो भागों में बांटा गया है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या।
पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्या, एक संख्या क्या होती है धन पूर्णांक, और दूसरी क्या होती है ऋण पूर्णांक। जैसा कि आपको नाम से समझ में आ जाएगा, धन पूर्णांक यानी प्लस वाली संख्या है और ऋण पूर्णांक यानी कि माइनस वाली संख्या है। कैसे प्लस वाली और माइनस वाली? मान लीजिए मान क्या है संख्या रेखा है, इस पर क्या बताइए यहाँ माइनस अनंत है और यहाँ पर क्या मान लीजिए हमारा क्या है प्लस अनंत, यानी वे संख्या है जो एक से लेके प्लस अनंत के बीच की हो वो सभी क्या होंगी धन पूर्णांक। फिर से बताता हूँ, वे संख्या है जो एक से लेके प्लस अनंत के बीच की हो उन्हें हम क्या कहते हैं धन पूर्णांक, और वे संख्या है जो माइनस अनंत से लेके कहाँ तक की हो एक तक, माइनस एक तक, उसे हम क्या कहेंगे ऋण पूर्णांक संख्या कहते हैं। हो गया, इतना ही था। आइए हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद क्या पढ़ाएंगे आपको अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य मतलब जो किसी से ना कटती हो, अभाज्य मतलब जो किसी से कटती ना। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जिनके एक व स्वयं के अतिरिक्त, एक व स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना, कोई अन्य गुणनखंड ना हो उसे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? देखिए, वे संख्या जिनके एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड ना हो, वे संख्या जिनकी एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अच्छा, एक के अतिरिक्त और स्वयं, स्वयं मतलब जैसे मान लीजिए कोई नंबर क्या है 5, इसकी कितने मल्टीपल हो गई? ये किसके टेबल में आएगा? या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। देखिए ये क्या हो गया एक, और सेकंड नंबर क्या हो गया ये स्वयं, मतलब एक तो फिक्स रहेगा और दूसरा क्या है 5 स्वयं है। तो ये संख्या क्या कहलाएगी हमारी अभाज्य। ये संख्या हमारी क्या होगी अभाज्य। देखिए तो हम अभाज्य संख्या कुछ उदाहरण बताते हैं आपको। देखिए जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होता, उसके बाद क्या आता है 11 के बाद क्या आता है 13, ऐसे एंड सो ऑन चलता चला जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है हमारी 2, और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बहुत लॉन्ग तक जाती है इन्फिनिटी, हमें नहीं पता होता सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है। अभाज्य संख्या के बाद क्या है हमारा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? देखिए एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड ना, तो उसे हम क्या कहेंगे अभाज्य। इसमें क्या हो जाएगा एक और स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड हो जाए तो भाज्य संख्या कहेंगे वह संख्या या वे संख्या जिसके एक या स्वयं के अतिरिक्त, एक या स्वयं के अतिरिक्त अन्य गुणनखंड भी हो, अन्य गुणनखंड भी हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए क्या है 4 किसी टेबल में आएगा, 4 तो पहले किसके टेबल में आएगा 1 के, फिर 4 किसके टेबल में आता है 2 के, और 4 किसके टेबल में आता है 4 के टेबल में आता है।
आप लोग होते हैं क्या 5 हो सकता हूँ, मान लीजिए क्या 9 लेते हैं, 9 किसके टेबल में आता है, 1 के, 3 के, 9 टेबल में आता है। आप देखें इसके कितने मल्टीपल है, 1 2 3, इसके कितने मल्टीपल 1 2 3। चलो एक और देखिए, आप तो मान लीजिए क्या है 6 किसके टेबल में आएगा, 1 के, 2 के, 3 के और किसके 6 12 के। अब ध्यान दीजिए कितना, ये इसका 1 2 3 4, इसके टोटल कितने मल्टीपल हमारे 4। आया समझ में कि ये क्या होगा, जिसके कितने मल्टीपल हो इसमें कितने मल्टीपल आते थे। चलिए आपको इसमें से दिखाता हूँ, मान लीजिए क्या हमारा 7 किसके टेबल में आता है, 1 के या 7 के। इसके अलावा किसी के टेबल में आता है, नहीं आता। तो ये क्या होगा, अभाज्य। और ये सारी संख्या हमारी क्या है, भाज्य। तो अब संख्याओं को लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या है, उदाहरण देखिए, भाज्य संख्याओं का उदाहरण। जैसे सब छोटी भाज्य संख्या क्या आती है हमारी, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 नहीं जाते, 8 के बाद क्या आते हैं 9 के बाद 10 के बाद 12, ऐसे ही एंड सो ऑन। ये हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब हम इसके बाद चलते हैं क्या, सभाज्य संख्याओं पर। इसका क्या स्टार्ट करेंगे, सभाज्य संख्या। इसी संख्या के बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय पर। सभाज्य संख्या, सभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वे संख्याएं जिनका मासा या HCF कितना हो, 1 हो, उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से दोहरा देता हूँ, वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो उन्हें सभाज्य संख्या कहते हैं। HCF 1 कैसे मतलब, इसमें मान लीजिए P और Q क्या है, तो नंबर है, P, Q क्या है, दो संख्याएं हैं, P, Q क्या है, दो संख्याएं हैं। तो HCF P, Q इज इक्वल 1 होना चाहिए, तभी वह संख्या सभाज्य संख्या कहलाएगी, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। चलिए देखते आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है हमारा 4 और 3, अगर हम लोग इसका HCF निकालेंगे, इसका HCF कितना आएगा 1। अगर हम 4 और 3 का HCF निकालेंगे तो उसका HCF कितना आएगा 1। तो तब इसे क्या कर सकते हैं, 4 और 3 एक दूसरे क्या है, सभाज्य संख्याएं हैं, हो गया। ऐसे ही क्या हो सकता है, क्या ऐसी संख्या 4, 6 ये संख्या सभाज्य संख्या हो सकती है, ये संख्या सभाज्य संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है 2, इन दोनों का HCF कितना है 2। और हमने अभी क्या पढ़ा कि HCF P, Q बराबर कितना होना चाहिए 1। तो अतः ये 4, 6 का HCF कितना है 2, तो 4, 6 सभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। आइए उसका आगे चलते हैं, अब अपना टॉपिक क्या है, जो हमारा टॉपिक है आज का। तो आज हम आपको क्या पढ़ाएंगे, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। आइए बोला परिमेय संख्या। परिमेय संख्या से कहते हैं वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। चलो आपको फिर से दोहराते हैं।
वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां यहाँ पर कुछ कंडीशन लगती है, जहां q क्या हो डज नॉट इक्वल 0 और HCF p कामा q बराबर कितना आना चाहिए 1, तभी हम उसे क्या कह सकते हैं परिमेय संख्या कह सकते हैं। अन्यथा हम किसी को परिमेय संख्या नहीं कह सकते। क्या कह रहा है, परिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां q डज नॉट इक्वल 0 और HCF p कामा q बराबर कितना होना चाहिए 1। हो गया, हो गई परिमेय संख्या। ऐसे 4/7 4/7 ये क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि 4,7 का HCF कितना आता है 1। क्या हम 6/8 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? 6/8 के क्या हम परिमेय संख्या कह सकते हैं? तो बताते हैं, देखिए कह सकते हैं या नहीं। तो पहले से हम सॉर्ट करेंगे, तो 2 3 6 और 2 4 8। हम इससे तो परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन हम इसे परिमेय संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है। इसका HCF कितना था 2, लेकिन इसका HCF कितना है 1। ऐसे जैसे अंडर रूट के अंदर कितना आ गया 16, अंडर रूट के अंदर 16 ये क्या होता है परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इसका अंडर रूट निकालेंगे। इसका अंडर रूट कितना आता है 4, तो 4 क्या होता है हमारा परिमेय संख्या होता है। हाँ, लेकिन ये तो p बटा q के रूप में लिखा नहीं है, तो हम इसे कैसे हो सकते हैं परिमेय संख्या? 4 तो क्या सिंगल आया है, ये तो p बटा q के रूप में लिखा नहीं गया, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं परिमेय संख्या? तो जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा क्या मानते हैं हम 1, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 मान लिया जाता है। अतः क्या होगा 4 भी क्या होगा एक परिमेय संख्या है। आइए इसके आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या वे संख्या जिन्हें हम p बटा q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते या जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी, जिनका दशमलव प्रसार अनावसानी तथा अनावर्ती हो। दशमलव प्रसार अनावसानी मतलब कहीं शांत ना है, मतलब इंड ना होगा, ऐसा होता है अनावसानी। और अनावर्ती मतलब रिपीट भी नहीं करेगी कोई संख्या। आइए हम बताते हैं, जैसे देखिए क्या है 0.73 ये कोई क्या हो गया नंबर, इसका क्या गया 37 8 5 6 9 5 4 3 2 1 6। ये नंबर ऐसे ही क्या होता है चलता चला जाता है, लेकिन कहीं रिपीट कर रहा है, कहीं नहीं रिपीट कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या है अनावसानी तथा अनावर्ती है। तो ये संख्या कौन सी होगी हमारी अपरिमेय। यह हम अपरिमेय उन संख्याओं को बोलते हैं जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकती। जैसे देखिए अंडर रूट के अंदर क्या आता है हमारा 3, ये अंडर रूट से बाहर निकल सकता है नहीं निकल सकता, तो जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता उसे हम क्या बोलते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, ये सभी अंडर रूट से बाहर नहीं निकल सकते, तो उन संख्याओं को हम क्या बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। इसी में क्या आता है एक पाई में क्या माना जाता है अपरिमेय संख्या। पाई क्या है हमारी अपरिमेय है। इतना समझिए आप लोगों को। आइए हम आपको अब अभ्यास करने चलते हैं। देखिए अभ्यास में क्या दिया एक्सरसाइज 1.1। अब हम आप लोग क्या बताएंगे एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्या कह रहा है
निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या दिया पहला, निम्नलिखित संख्याओं, पहला क्या है 140, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है 156, थर्ड है हमारा 3825, और फोर्थ है हमारा 5005, और फिफ्थ है हमारा 7429। देखिए हम इसको पहले क्या करेंगे, 2 से डिविजन करेंगे, 2 से 1 14, 0, फिर 2 से 2 3 से 5, 2 5 से 10, फिर 5 से 1 35, फिर 7 से 7 1 7। तब अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। तब इसको 140 क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7 हो गया। ऐसे हम क्या करते हैं, एक और तक बता देता हूँ, आप लोग इसको करिएगा, मैं ये और ये आपको बता दे रहा हूँ। फिर 2 से डिवीजन करते हैं, 2 से 1 14, 2 8 16, फिर वापस से 2 से कर देते हैं, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से डिवीजन करते हैं, 3 1 3, 3 3 9, 13 से मल्टीप्लाई 13 से डिवाइड कर देंगे, 13 1 13। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 2 3 और 13। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त। चलिए एक और बता दे रहे हैं आपको, पहले इसको किससे काट देते हैं, 5 से, 5 1 5 0 0, 5 1 5, फिर उसे किससे काटेंगे, 7 से, 7 1 7, 7 4 28, 7 3 27, 7 3 21, फिर इसे किस करेंगे 11 से, 11 1 11, 11 3 33, फिर से 13 से करेंगे, 13 1 30 हो गया इतना। अब 5 0 0 5, इसका क्या होगा 5 × 7 × 11 × 30, ये हो गया हमारा। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले लीजिए। आइए आगे देखिए, ये हो गया, एक था अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। अब 2 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF × LCM है। पहला क्या कह रहा है, 26 और 91, इसका पहले आप क्या कर रहे हैं, HCF निकालिए और LCM दोनों निकालिए, HCF और LCM निकालिए और उसके बाद चेक करके बताइए कि पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। हमें क्या करना है, पहले इसका HCF और LCM निकालना है, उसके बाद जांच में क्या करना है हमें कि चेक करके आप बताइए कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का आपस में गुणा करने के बाद वो किसके बराबर होता है, HCF × LCM के बराबर, हमें ये दिखाना है। तो आइए हम करते हैं, पहले आप 26 का अभाज्य गुणनफल करिए, 2 1 2, 2 3 6, फिर 13 1 30, फिर 91 करिए, 7 7 1 7, 7 3 21, 13 1 30, 26 को लिख देते हैं, 26 बड़ा क्या होगा 2 × 13, और 91 क्या होगा 13 × 7 × 30। हमें क्या लिखना है इसका HCF में केवल वही संख्या आती है जो दोनों में होती है। हम चेक करते हैं दोनों में कौन सी संख्या है, दोनों में कौन सा है 13, तो दोनों में 13 नंबर क्या है, कॉमन है, तो ये उसका क्या आ जाएगा HCF। और LCM में क्या आता है, जो दोनों में कॉमन हो पहले तो वो आएगा, फिर जो दोनों में कॉमन नहीं होता वो भी आता है। तो कौन दोनों कॉमन नहीं है, 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। इनका अपन मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा 7 2 14, अब 13 मल्टीप्लाई कितना 14, तो 4 3 12, कैरी क्या कितना 1, 14 में 3 ऐड करो तो 14 3 7 17, 17 में 1 और ऐड करो कितना आएगा 80, तो 13 इंटू इतना करने का कितना आएगा 182 हो गया। अब हम जांच करते हैं, जांच में कैसे करेंगे, LHS क्या होगा
26 मल्टीप्लाई बाई 91, क्योंकि 26 क्या है पहला नंबर है और 91 क्या है आपका सेकंड नंबर। इसका आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा 91 26, 6 1 जा 6, कैरी गया कितना 1, 6 9 जा 54, 2 1 जा 2, 54 में 2 ऐड करें कितना 52, 54 2 56, 56 में 1 ऐड करें कितना है 57, कैरी कितना है 5, 9 2 जा 18, 18 में 5 ऐड करें कितना है 23, यानी कि इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा 2 3 7 6। अब हम लोग RHS हल करते हैं। RHS में कितना है HCF कितना है इसका HCF कितना है 13 और LCM कितना है 182, 13 2 जा 26, कैरी गया कितना 2, 13 8 जा 104, 32 जा 104 या 56 आता 66, 32 जा 26, कैरी गया 2, 13 8 जा 104, 104 2 106, कैरी गया 10, 13 1 जा 13, 13 10 8 कितना 2366 हो गया। देखिए LHS बराबर RHS, यानी क्या है पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर बराबर HCF इंटू LCM होता है। इसे हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए अब इसमें 2 सवाल और दी गई है, उसे आप लोग लगाइएगा, अगर नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको बता देंगे। क्या कह रहा है इसकी सेकंड सवाल 510 और 510 और 92 का, इसका भी वैसे ही करना है। और थर्ड नंबर में क्या है 336 और 54, इन दोनों का वैसे ही करना है। अब उसके बाद हम क्या मिल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या कह रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। संख्याएं कौन सी 12 15 और 21, इनका हमें क्या ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। आइए हम आपको बताते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले क्या करेंगे 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 और 15 का ऐसे करते हैं 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 21 को करते हैं 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। आप सबको बारी बारी से लिख लेते हैं। 12 का कौन से मल्टीपल है 2 2 और 3। 15 का कौन आया 3 and 5 और 21 में कौन आया 3 and 7। हमें क्या निकालना होगा इसका HCF मतलब जो तीनों में हो। देखिए 3 क्या है इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी है, तो 3 क्या हो गया कॉमन, तो HCF कितना आ गया इसका 3 और LCM निकालते हैं। LCM क्या होता है जो तीनों में हो वो तो पहले ही आएगा और जो है भी नहीं वो भी आएगा। तो देखिए इसके पास क्या है 2 2, तो ये भी इसका 2 2 आ जाएगा। इसमें क्या है 5, इसका 5 आ गया और इसका क्या आ गया 7। इन सब का हम अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई। आइए आपको मल्टीप्लाई करके बताते हैं। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 60 7 जा 420। यह आ गया आपका HCF एंड LCM दोनों आ गए। यह आपका क्या गया HCF बराबर कितना है इसका 3 और LCM बराबर कितना आ गया 420। ऐसे ही 2 सवाल और है, आप लोग उसको लगाइएगा होमवर्क के तौर पर रख लीजिए। इसकी सेकंड सवाल क्या है 17 23 एंड 29 और थर्ड सवाल इसकी क्या है 8 8 9 एंड 25 8 9 एंड 25। इसका आप लोग निकालिएगा। हम चलते हैं इसके आगे 4 नंबर सवाल पर। 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है
4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCF 306 and 657 बराबर 9 दिया है। तो हमें क्या पूछना है, LCM 306, 657 इसका हमें बताना है। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। अब बताते हैं, पहला नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर बराबर क्या होता है, LCM इंटू HCF, इतना हो गया। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है 306, फर्स्ट नंबर मार्क क्या हो गया 306 एंड सेकंड नंबर मार्क क्या हो गया 657 बराबर LCM हमें क्या करना है, ज्ञात करना है किसका, इसका पूरे का। LCM कितना हो गया 306, 657 और HCF मान कितना निकल गया 9। तो 9 इधर क्या है, गुणा में इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में। तो 306 मल्टीप्लाई में 657 अपॉन कितना आ गया 9, काटते हैं 9 7 जा 63 टू 9 9 3 जा 27 बराबर LCM 306, 657। अब इनका हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 306 इंटू 73, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 8 2 और कितना है 3, 9 and 4 कितना था 13, कैरी 1 था 1 1 2 and 2 कितना आ गया 22,338। इसका क्या आ गया LCM, नोट कर लीजिए आप लोग। मिटा रहे हैं। अब 4 के बाद क्या चलते हैं 5 नंबर पर। क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 और n 0 पर समाप्त हो सकती है। आइए हम आपको जांच करके बताते हैं। क्या दिया 6 की पावर n, तो हम पहले 6 का क्या करेंगे गुणनफल, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो 6 पावर n क्या लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 की पूरे का पावर n या 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, ऐसा हो सकता है। अब क्या कह रहा है, जांच करके हमें बताने के लिए कह रहा है कि क्या कोई संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। 0 पर समाप्त होने का मतलब क्या होता है, यदि हम उस संख्या में भाग लगाएंगे 6 का, यदि उस संख्या में 6 का भाग लगाएंगे तो संख्या क्या होगी पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे हम क्या ले रहे हैं 36, अगर 36 में किसका भाग लगाते हैं 6 का, तो 6 6 जा 36 कट जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, हाँ वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। कब समाप्त होगी, जब वह संख्या 2 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर n के रूप की होगी। अब ये क्या आ गया, ये तो समझ में ही नहीं आया, ये क्या हो गया, क्या होता है 2 की पावर n एट 3 की पावर n, ये कैसे हो गया। आइए इसको आपको समझाते हैं। जैसे देखिए हम 36 को लेते हैं, 36 को हमने ले लिया, 36 क्या होता है 2 से पहले काटते हैं डिविजन करते हैं, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। हम 36 क्या लिखते हैं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 क्या लिखते हैं 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो जो ये पावर आ रही है ना वही पावर इसकी क्या थी n। तो हमें क्या बताया, जब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी जब वह संख्या किसके रूप की हो 2 की पावर n एंड 3 की पावर n की रूप की होगी। मतलब वह संख्या 0 पर कब समाप्त होगी, जब वह संख्या किसके रूप की होगी 2 की पावर n एंड 3 की पावर n की रूप की होगी। इरेज कर रहे हैं, आगे चलते हैं। अब 6 नंबर क्या कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू
13 प्लस 3, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 भाज्य संख्या है। हमें क्या चेक करना है कि चेक करके आप बताइए क्या 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। आइए हम आपको हल करके बताते हैं। इन दोनों में क्या है 13 दोनों के पास है, तो 13 को हम क्या कर लेते हैं कॉमन, तो 13 को हमने क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ कितना बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, फिर कितना है 30 इंटू 11 77 प्लस कितना आ गया 1, तो 30 इंटू कितना आ गया 78। अभी इसके कितने फैक्टर हैं 1 एंड 2, कितने फैक्टर हैं 2। अब ये एक से तो मल्टीपल होगा ही इसका, क्या लेंगे हाँ यह संख्या भाज्य संख्या है, हाँ यह संख्या भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। हाँ यह संख्या क्या होगी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके दो से अधिक गुणनखंड हैं। ऐसे ही एक सवाल और है, आप लोग उसे लगाइएगा और बताइएगा क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। आपको चेक करके बताना क्या ये भाज्य संख्या है। आप लोग चेक करके बताइएगा क्या यह भाज्य संख्या है। हम चलते हैं 7 नंबर सवाल पर। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, तो सोनिया को कितना टाइम लग रहा है 18 मिनट। सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय कितना 18 मिनट उस वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाने में, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो रवि कितना समय लेता है, रवि को लगा समय, तो रवि को कितना समय लग रहा है 12 मिनट। सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं 18, और रवि कितना मिनट लग रहा है 12। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। आइए बताते हैं कितने समय बाद क्या कर रहा है। एक 18 मिनट मान लीजिए कोई क्या हमारा वृत्ताकार पथ है, ये कोई मान लीजिए वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर रवि और सोनिया दोनों क्या है खड़े हुए हैं, दोनों क्या करते हैं वृत्ताकार पथ का चक्कर लगाना शुरू करते हैं। यह रवि क्या करेगा एक चक्कर 12 मिनट लगाएगा, और सोनिया एक चक्कर कितने मिनट लगाएगी 18। हम क्या करते हैं 12 और 18 क्या लेंगे एलसीएम, तो करते हैं 2 6 12 2 9 18 3 2 6 3 3 9 2 1 2 3 and 3 1 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 6 3 2 6 2 12 3 कितना है 36, यानी कि वो दोनों कितने मिनट बाद आपस में वापस मिल जाएंगे 36 मिनट बाद। तो वे दोनों एक दूसरे से 36 मिनट बाद मिलेंगे। हो गए आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया। अब एक्सरसाइज 1.2 हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। और अंतिम में बड़ों को सम्मान दें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से बिखेरें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।